हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय की अध्याय 14 में हार्दिक स्वागत है। इस चैप्टर की 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज की हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो है पवन ऊर्जा। इस क्लास में हम पवन ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा के जरिए जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है वो कैसे होता है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप पिछली वाली क्लास जरूर देख लें ताकि आपको पीछे के टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पवन ऊर्जा आखिर होती क्या है, पवन क्या होती है, पवनों का प्रवाह कैसे होता है। तो देखें, सूर्य की विकिरणों के द्वारा, किसके द्वारा? सूर्य की विकिरणों के द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण, हमें पता है कि सूर्य का जो तापमान है उसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है ना। तो इससे क्या होता है, इससे तापमान में असमानता उत्पन्न होती है। कई जगह पर तापमान बहुत ज्यादा होता है तो कहीं पर तापमान बहुत ही कम होता है। और इस तापमान में परिवर्तन के कारण किसमें परिवर्तन होता है? वायु दाब की स्थिति में। किसके कारण? वायु दाब की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जिसके कारण क्या होता है? वायु में गति उत्पन्न होती है। भाई तापमान के कारण क्या होगा? तापमान के कारण अलग अलग जगहों के जो तापमान है उसमें हमें विविधता देखने को मिलेगी। और उस तापमान में असमानता के कारण किसकी स्थिति बनेगी? अलग अलग क्षेत्रों पर वायु दाब की अलग अलग स्थिति बनेगी। और उस वायु दाब की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो हवा है उस हवा में क्या होगी? गति उत्पन्न होगी, वायु में गति उत्पन्न होगी। तो उस गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं? गतिशील वायु या हवा को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो अब हमेशा याद रखोगे कि हवा अलग है, गति पवन अलग है। देखो, हवा तो हम सिंपल अभी कर बैठे हैं और बिल्कुल भी कुछ भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है हवा के कारण, है ना, यानी हवा का आपको एहसास भी नहीं हो रहा, फिर भी हवा या वायु तो मौजूद है। लेकिन जब वही हवा एक गति के साथ प्रवाहित होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो वायु या जो पवनें हैं वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। कहां से? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। पवन किसे कहते हैं? तो गतिशील हवा या गतिशील वायु को क्या कहते हैं? हम पवन कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। यानी जब पवनें बहती है तो हमने अभी पढ़ा कि गतिशील हवा या वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। उसमें गति है और गति के कारण उत्पन्न होने वाली जो उस ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो पवनों की जो गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा का उपयोग किसके द्वारा? पवन चक्कियों के द्वारा विभिन्न अलग अलग कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे जल को कुएं से खींचने में, कुएं से पानी को बाहर निकालने में, फिर अनाज की जो चक्कियां होती है उन अनाज चक्कियों को चलाने में, इसके अलावा टरबाइन को घुमाने में जिसके द्वारा फिर जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। यानी बड़े बड़े टरबाइन आपने देखे होंगे, पवन चक्कियां, जो पंखे वाले टरबाइन लगाए जाते हैं जो पवनों के कारण घूमते हैं और उनसे विद्युत जनित्र लगा होता है जो उस पवनों की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। तो ये क्या है? ये पवनों की गतिज ऊर्जा के उपयोग है। ये हम कह सकते हैं पवन ऊर्जा के उपयोग है। पहला, जो हमारे कुएं वगैरह होते हैं उनसे पानी को बाहर निकालने में, दूसरा अनाज की चक्कियों को चलाने में, और तीसरा बड़े बड़े टरबाइनों को घुमाने में, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न की जाती है? फिर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है। यानी जो अकेली पवन चक्की है, एक पवन चक्की, उससे बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसीलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। और यह जो स्थान है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पवन चक्कियां स्थापित की जाती है उस स्थान को कहा जाता है पवन ऊर्जा फॉर्म। क्या कहा जाता है? पवन ऊर्जा फॉर्म कहा जाता है। आया समझ में? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको कोई पूछे पवन क्या होती है, तो गतिशील वायु या गतिशील हवा को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। उत्पन्न कैसे होती है? तो सूर्य के
जो तापमान है उस तापमान में असमानता के कारण क्या होती है, अलग अलग क्षेत्रों पर वायु दाब की अलग अलग स्थिति बनती है, जिसके कारण से जो पवनें हैं उनका निर्माण होता है और वह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, फिर जो पवन है, पवनों के बहने से जो गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों के द्वारा किया जाता है। कुओं से पानी निकालने में, अनाज की चक्कियां चलाने में और टरबाइन को घुमाने में, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब आप हमेशा याद रखोगे कि कभी भी अकेली पवन चक्की का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उससे बहुत कम मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में पवन चक्कियां स्थापित की जाती है और ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, ऐसे स्थान को पवन ऊर्जा फॉर्म कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और कैसे हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो देखो, ये पास में आपको चित्र दिख रहा है, ये एक पवन चक्की का चित्र है। ऐसी कई सारी पवन चक्कियां जोड़कर क्या किया जाता है, पवनों की जो गतिज ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऐसी कई संख्या में, सैकड़ों या हजारों की संख्या में पवन शक्तियों को स्थापित करके उनकी जो गतिज ऊर्जा है पवनों की, उस पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग इस टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। ये टरबाइन की जो आपको पंखुड़ियां दिख रही है ना, इन पंखुड़ियों को घुमाने में किया जाता है और फिर इससे विद्युत जो जनित्र हैं वो लगे होते हैं, जो पवनों की इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलते हैं। तो पवन चक्की को चलाने हेतु कम से कम 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा है या पवनों की जो गति है उसकी होना जरूरी है। यानी कि पवन चक्की को चलाने हेतु पवनों की जो गति है वो कितनी होनी चाहिए, वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगर इतनी स्पीड से हवा चल रही है, पवनें चल रही है, तभी पवन चक्की है, पवन चक्की के द्वारा उन पंखुड़ियों को घुमाया जा सकता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है 1 नंबर में कि किस देश को पवनों का देश कहते हैं, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का पवन ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पादन करने में कौन सा स्थान है, विश्व में 5वां स्थान है। अगला, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा फॉर्म है, जहां पर पवन शक्तियों की मदद से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, वो कहां पर स्थित है, वो कन्याकुमारी के निकट तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो 380 मेगावाट विद्युत ऊर्जा क्या करता है, उत्पन्न करता है। कितनी? 380 वाट मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। तो यहां से बस आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं मुख्य रूप से। पहला, पवन चक्की को चलाने हैं तो पवनों की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। भारत का स्थान विश्व में 5वां है और सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा फॉर्म है वो कन्याकुमारी के निकट है। कहां पर? तमिलनाडु में। कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है? 380 मेगावाट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, पवन ऊर्जा की मदद से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसा होता है। तो मैंने बता दिया कि ये एक पवन चक्की का चित्र है। ऐसी कई हजारों या सैकड़ों पवन चक्कियों को साथ में जोड़ा जाता है और फिर इन पवन ऊर्जा की मदद से ये जो टरबाइन की पंखुड़ियां घूमती है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है, इस गतिज ऊर्जा का उपयोग जनित्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो ये पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की प्रक्रिया है। आया समझ में आपको? आगे अब बात करते हैं कि पवन ऊर्जा के आखिर फायदे क्या है, लाभ क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये पर्यावरण हितैषी है, यानी इससे पर्यावरण को बिल्कुल न के बराबर नुकसान है। कुछ भी पर्यावरण को नुकसान होने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। कैसा स्रोत है? नवीकरणीय, मतलब इसकी कभी भी समाप्ति होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। असमाप्य स्रोत है, ये हमेशा जब तक जीवन है पृथ्वी पर तब तक ये बनी रहेगी, यानी कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, नवीकरणीय है। तीसरा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने से बार बार खर्चा या लागत का न होना, यानी एक बार केवल पवन ऊर्जा फॉर्म को स्थापित करना है, उसके बाद अगर आपको बार बार विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है तो कोई खर्चा होने वाला नहीं है। कैसे? जैसे अगर आप कोयले के जरिए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हो तो आपने पूरा संयंत्र लगा दिया, उसके बाद भी आपको कोयले के लिए तो धन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पवन के केस में ऐसा नहीं है। आपने एक बार पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित कर दिया, उसके बाद आपको किसी भी कोई अन्य प्रकार के खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 प्रमुख क्या है? 3 प्रमुख फायदे हैं। अब बात करें कुछ कमियों की।
भाई देखो सिंपल सी बात है, प्रत्येक चीज के दो पहलू होते हैं। अगर उसके फायदे हैं तो नुकसान भी है, या उसकी लाभ है तो उसकी हानियां हैं, या उसकी कमियां भी है। देखो पहली कमी क्या है। पहली कमी, पवन ऊर्जा फॉर्म को स्थापित करने के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता। यानी आपको पवन ऊर्जा फॉर्म लगाना है तो एक बहुत बड़े जमीन या भूमि क्षेत्र की जरूरत होगी। दूसरा, लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा पवन गति की आपूर्ति होना। दूसरी जरूरत क्या है कि कम से कम प्रति घंटा 15 से 20 किलोमीटर पवनों की गति वो होना जरूरी है। अगर इससे कम होगी तो आपकी टरबाइन की पंखुड़ियां नहीं घूमेगी, यानी टरबाइन नहीं घूमेगा, और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। तीसरा, अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, यानी पहली बार इस पवन ऊर्जा स्थापित करने में बहुत अधिक खर्चा लगता है। चौथा, पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना, यानी पवन चक्की या जो टरबाइन है उसकी जो ब्लेड्स है उनकी जो मेंटेनेंस का काम है वो भी बहुत खर्चीला होता है। तो ये क्या है, इसकी कुछ सीमा या कमियां हैं। उम्मीद करता हूं पवन ऊर्जा के बारे में हमने जो सब कुछ पढ़ा है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और सभी प्रकार के नोट्स हेतु आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।